नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 24 सितंबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल हम देखेंगे, कोर्ट इज वॉचिंग। देखो, पेगासस स्पाईवेयर से रिलेटेड जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें अल्टीमेटली अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से असर्शन दिया है कि हम ही एक ऐसा पैनल कॉन्स्टिट्यूट करेंगे जो वाकई में पूरी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करेगा और जो फैक्ट्स हैं उनके साथ में आएगा, जिससे ये पता पड़े कि वाकई में गवर्नमेंट ने ये स्पाईवेयर का यूज़ किया या फिर किसी और एजेंसी ने किया, और गवर्नमेंट ने अगर यूज़ किया तो क्यों किया, इसके लिए जानेंगे इसको। दूसरा जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे दैट इज क्लीन द एयर। डब्ल्यूएचओ की नई जो एयर क्वालिटी गाइडलाइंस आई है, जो वेडनेसडे को भी रिलीज हुई है, उनको लेकर के आर्टिकल है, जो कि हमने कल न्यूज़ डिस्कस कर ली थी कि नई गाइडलाइंस के बेसिस पे देखा जाए तो इंडिया पूरा पॉल्यूटेड जोन में कंसिडर कर दिया गया है, तो जानेंगे इस पॉइंट को। तीसरा जो आर्टिकल हम देखेंगे ये फिर से नीट से रिलेटेड है, द टॉर्मेंट ऑफ एस्पिरेशन। इस आर्टिकल को लास्ट में लेंगे, एकदम जिस्ट लेंगे इस आर्टिकल से। और जो एक आर्टिकल है दैट इज द वेजेस ऑफ डिथरिंग। दैट मीन्स कि अभी जो हेजिटेशन की वजह से इंडिया जो एकदम क्लियर कट डिसीजन नहीं ले पा रहा है अपनी डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स को लेकर के, तो राजा मेनन यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर तमाचा मारा है। जानेंगे कैसे मारा है। इसके अलावा हम जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे दैट इज गार्डन ऑफ प्लेंटी। इस आर्टिकल में जानेंगे कि पोषण वाटिका अभियान जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अभी शुरू किया जा रहा है, जिसमें बच्चों से लेकर के बड़ों तक एक अवेयरनेस और एक वाकई में जो हेल्दी डाइटरी जो एक पैटर्न होना चाहिए इनटेक का, उसको कैसे प्रमोट किया जाएगा, जानेंगे। और तीसरा जो लास्ट ईयर आर्टिकल है द यूनिकॉर्न स्टैम्पेड। इस आर्टिकल में जानेंगे किस तरीके से चाइना से इन्वेस्टमेंट है वो विड्रॉ हो रहा है और वो डायरेक्शन आ रही है सीधी अब इंडिया में। उसका फायदा भी है पर नुकसान भी कुछ है, जानेंगे इसके थ्रू। तो चलिए देखते हैं एक आर्टिकल को डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है क्लीन द एयर। देखो, डब्ल्यूएचओ की न्यू एयर क्वालिटी बेंचमार्क अभी रिलीज की गई है वेडनेसडे को, जिसमें ये बताया है कि वर्ल्ड का 90% जो पार्ट है या फिर वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन इस तरीके के इलाके में रहती है जहां पर उनकी हेल्थ को इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, पर्टिकुलरली बात की जाए एयर पॉल्यूशन की वजह से, और इसमें इंडिया भी है। और सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम में कोई एरिया है तो वो है साउथ एशिया, और उसमें पर्टिकुलरली इंडिया की बात करें तो ये जो नई लिमिट्स है इसमें अनाउंसमेंट कुछ ऐसा रहा है कि पॉलिसी मेकर्स को वाकई में कुछ ना कुछ अब रिव्यू करके सही में अब एक्शन में आ जाना चाहिए, नहीं तो बातें तो बहुत हो चुकी हैं, रिजल्ट अभी तक कुछ मिल नहीं रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम प्रॉब्लम किसके लिए क्रिएट कर रहे हैं? हमारे लोगों के लिए, हमारे लोगों की हेल्थ को रिस्क में डाल रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो गाइडलाइंस है उनके हिसाब से अगर देखा जाए, जो अभी वेडनेसडे को डिक्लेयर हुई है, उसके पहले देखो 2005 की भी डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस थी। उन डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस को कोई भी कंट्री प्रॉपर्ली अचीव नहीं कर पाया। बहुत कम ऐसी कंट्रीज हैं जो अच्छे से प्रॉपर्ली काम कर पाए थे, जिसमें PM 2.5 की बात कर लो, पर्टिकुलेट मैटर 2.5 की बात कर लो, पर्टिकुलेट मैटर 10 की बात कर लो, इसी तरीके से आप ओजोन की बात करो, नाइट्रस ऑक्साइड की बात करो, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करो, ये या फिर सल्फर डाइऑक्साइड की बात करो। ये पॉल्यूटेंट्स मेनली कंसर्निंग होते हैं। उनमें जो PM 2.5 और PM 10 है ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अभी ये जो डब्ल्यूएचओ के द्वारा गाइडलाइंस दी गई है, या इसको हम बोल सकते हैं यार्ड स्टिक, जिसके बेसिस पे मेजर किया जाएगा कि कौन सा एरिया एयर क्वालिटी वाइज सेफ है और कौन सा रिस्क वाला है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर देखा जाए तो ये स्ट्रिंजेंट यार्ड स्टिक है। दैट मीन्स बहुत ही कड़ाई बढ़ती जा रही है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। पर इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ पर जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा गाइडलाइंस दी जा रही है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिन टारगेट्स को लेके चल रहा है, वो देखो हम पहले ही डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन के कंपैरिजन में बहुत कम। आप मानो कि डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन लेटेस्ट अगर देखी जाए ना, तो PM 2.5 के लिए ये बोला है कि पिछले 24 घंटों में अगर एक क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में एयर का अगर कंटेंट लो किसी भी एरिया का, और उसमें आप चेक करो तो वहां पर PM 2.5 का जो कंसंट्रेशन है दैट शुड बी लेस देन 15 माइक्रोग्राम। पर पिछली बार जो था 2005 का, उसमें क्या था 25 माइक्रोग्राम। हम 25 माइक्रोग्राम को अचीव नहीं कर पाए, अब ये 15 माइक्रोग्राम का और कर दिया तो ये मुश्किलें और पैदा करेगा इंडिया के लिए। तो ऐसे में 2.5 का जो स्टैंडर्ड है एनुअल, अगर एवरेज देखा जाए इंडिया के अंदर, तो डब्ल्यूएचओ की बेंचमार्क से हम पहले ही बहुत पिछड़े हुए हैं, बहुत पीछे हैं। तो ये डिफरेंस जो है ना वो है कि हम टारगेट ही, वही बात कि आप टारगेट ऐसा करके चलो कि भाई मुझे प्रीलिम्स में या कोई भी एग्जाम अगर मैं दे रहा हूं उसके अंदर आपने टारगेट यही कर लिया कि हाँ जी मैं तो बिल्कुल 65 क्वेश्चन से अटेम्प्ट करूंगा। अब 65 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया, अब सिचुएशन क्या थी, पेपर इजी था, टफ था, कुछ भी किया आपने, तो 65 में पहले तो आप पहले से आउट हो। ठीक है, दूसरा
आप अप टू द मार्क ही नहीं सोचोगे तो फिर बाद में परफॉर्म कैसे करोगे? ठीक है, एक तरफ तो हमारे यहाँ पर हमारे कंट्री की जो ज्योग्राफी है और जो मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स है, मौसम के चलते हैं, और दूसरा ज्योग्राफी इंडिया की कैसी है, इसकी वजह से यहाँ पर एयर ट्रैप बहुत ज़्यादा है। केवल कोस्टल एरियाज ही ऐसे हैं जहाँ पर एयर ट्रैप नहीं होता। फिर भी मुंबई के अंदर WHO में जितनी डिमांड है ना, WHO के स्टैंडर्ड की अगर बात करें ना, तो उससे ज़्यादा पोल्यूशन है मुंबई, जो कि कोस्टल सिटी है, इवन चेन्नई के अंदर भी। तो पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि ज्योग्राफी और मेट्रोलॉजिकल फैक्टर के साथ में व्हीकुलर और इंडस्ट्रियल एमिशन जो होता है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इंडिया की तरफ से जो क्वेस्ट है, जो अपना टारगेट है, वो कुछ ऐसे है कि हम टारगेट जो कुछ भी कर रहे हैं वो पॉल्यूशन को मैनेज करने के लिए वो एडॉक मेजर्स है, मतलब टेम्परेरी काम कर रहे हैं। कोई भी परमानेंट ऐसा काम नहीं है जिसमें ये टारगेट हो कि हाँ जी, कोई भी अगर पॉल्यूशन गाइडलाइंस को वायलेट करेगा तो उनको बैन कर दिया जाएगा, फाइन लगा दिए जाएंगे, या जो भी पावर प्लांट्स हैं, पावर स्टेशंस हैं जहां पर हम थर्मल पावर सिस्टम के बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उन पावर स्टेशंस को हम बंद कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा। तो ऐसे में एक अच्छे से प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड मैनर के अंदर अगर हम पॉल्यूशन को कंट्रोल करेंगे, तब जाकर के हेल्थ रिस्क को हम रिड्यूस कर सकते हैं। और WHO की ये जो गाइडलाइंस है ना, ये देखो वैसे बाउंडिंग नहीं है, सजेस्टिव है, रिकमेंडेड है, पर इनको ध्यान में रखते हुए अगर नहीं चलेंगे तो आपको पता ही है कि अगर वही चीज़ है कि अगर इनको ध्यान में रखते हुए चलेंगे तो लगभग 70 मिलियन, लगभग 70 मिलियन तो क्या मतलब 7 मिलियन, अराउंड 70 लाख लोगों की जान बचाई जा सकती है अगर इन पॉल्यूशन के टारगेट्स को हम अचीव कर लेते हैं, पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में। तो ऐसे में क्लीन एयर प्लान है, उसमें आप क्या कर सकते हो कि जो एनवायरमेंटल साइंटिस्ट है वो सोच समझ करके प्लान करे कि वाकई में किस ट्रेजेक्टरी पे हमें चलना है। दूसरा, पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, अर्बन प्लानर्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, और ट्रांसपोर्ट सेक्टर स्पेशलिस्ट जो भी हैं उनका इन्वॉल्वमेंट हो, तब जाकर के क्लीन एयर प्लान प्रॉपर बने। अच्छा, प्लान बन गया, अब प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, दैट इज नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। अब इसमें क्या है, बातें तो बहुत हो रही है कि इंटर सेक्टोरल लिंकेजेस, अलग अलग जो सेक्टर्स हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, या फिर कोई और सेक्टर है, एविएशन सेक्टर है, बोले इनको सबको एक साथ बिठा करके इंटीग्रेटेड मैनर में हम अप्रोच बनाएंगे और उसके बेसिस पे हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। और इसमें यह भी है कि टाइम बाउंडेड टारगेट्स भी फिक्स किए हुए हैं। पर प्रॉब्लम ये है ना कि आपने क्या फिक्स कर रखा है, WHO का जो स्टैंडर्ड है उसके स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में आपका स्टैंडर्ड बहुत दूर है, इसलिए हमें और ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अब ये जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, इसके बेसिस पे अगर देखें तो 20 to 30% रिडक्शन किया जाएगा PM कॉन्सेंट्रेशन में, दैट मीन्स पार्टिकुलेट मैटर कॉन्सेंट्रेशन इन एयर। किसके कंपैरिजन में? 2017 के कंपैरिजन में 2024 आते आते, मतलब 2017 में अगर 100 PM कंसेंट्रेशन है एयर में, पार्टिकुलेट मैटर की 100 कंसेंट्रेशन है, तो उसको 20 से 30% रिड्यूस करके, दैट मीन्स 70 to 80% तक लेकर के आना है, राइट। तो ऐसे में एक लिटमस टेस्ट होता है कि वाकई में, लिटमस टेस्ट का मतलब ये पता करना कि जी वाकई में आपका प्रोग्राम कुछ कर भी रहा है कि नहीं, केवल बातें ही हो रही है। और अल्टीमेटली यही बोला जा रहा है एडिटर के द्वारा कि देखो, डिपार्टमेंट्स के इनपुट तो बहुत मिलते हैं, काम भी बहुत करने की, बातें बड़ी बड़ी होती हैं, बट रिजल्ट की जब बात आती है ना, तो एक प्रोग्राम जो है वो बहुत ही एंथुजियाज्म के साथ शुरू किया जाता है, बट रिजल्ट होता है क्या कि वो एक डेटा गैदरिंग एक्सरसाइज से ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। तो क्या ऐसा ही कुछ होने वाला है इसके साथ भी? नए प्रोग्राम को जो हम, ये जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम हम बना रहे हैं, तो इसको हमें और अच्छे से इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है, और पॉलिसी प्रोग्राम इस तरीके से होने चाहिए जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से हम मैच कर सके। ठीक है, अगर एम्बिट एयर क्वालिटी की बात करें तो अपडेट हुआ था हमारे यहाँ पर 2009 में। इसमें सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, CPCB, ठीक है, उन्होंने रिवाइज गाइडलाइन अपनी तरफ से पब्लिश की थी। पर सवाल ये है कि जो कंप्लीट कंप्लायंस होनी चाहिए, दैट मीन्स जो भी गाइडलाइंस चल रही है हमारे यहाँ पर, क्या उनको हम प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं? चाहे मानो कि WHO की स्टैंडर्ड से हम मैच नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी जो गाइडलाइंस है क्या उनको तो प्रॉपर्ली फॉलो किया जा रहा है क्या? तो आंसर निकलता है जी नहीं। तो ऐसे में हेल्थ रिस्क लगातार है। एक तरफ डेवलपमेंट का नाम लेकर के आप लोगों को अमीर बनाने की बात करते हो, दूसरी तरफ उन्हीं लोगों के लिए हेल्थ रिस्क तैयार है, तो ऐसे में देखो प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो नई गाइडलाइंस तरीके से होनी चाहिए, और साथ में इंडिया का जो प्रीमियर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग एजेंसी, दैट मीन्स सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और दूसरी जो एजेंसीज हैं वो साथ में मिलकर के क्लीन एयर मिशन के ऊपर प्रॉपर काम करें, तब जाकर के हम हमारे लोगों की हेल्थ जो है उसको सिक्योर करेंगे। अब आपको पता ही है, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट ये आर्टिकल 21 में है ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। ओके, आगे चलते हैं। ये कुछ मुद्दा था जो कि कंजर्वेशन, हेल्थ, इनसे रिलेटेड था। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट आर्टिकल है गार्डन्स ऑफ प्लेंटी। देखो इसको लिखा है अनन्या अवस्थी के द्वारा। देखो इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि सितंबर 2021 ये जो महीना चल रहा है ना, इसको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा पोषण माह, दैट मीन्स न्यूट्रिशन मंथ के तौर पे ऑब्जर्व किया जा रहा है। और इसी में आप देखो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा एक टास्क शुरू किया जा रहा है, दैट इज पोषण वाटिका एस्टैब्लिशमेंट, और पूरे कंट्री में। और पर्टिकुलर फोकस जो किया जा रहा है वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, जो 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो वाकई में बहुत बैकवर्ड है, उनको अपलिफ्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ऐसे में पोषण वाटिकास का जो फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा? देखो नाम से जैसे बढ़ रहा है पोषण वाटिका, दैट मीन्स न्यूट्री गार्डन्स। इसमें मिनिस्ट्री ये प्लान कर रही है कि आंगनवाड़ियों का जो क्षेत्र है वो, और साथ में जो लोग भी अपने घर के आसपास में ज़मीन रखते हैं ना, खाली गाँव की बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, और शहरों में भी अगर ज़मीन है तो उन लोगों को इस चीज़ के लिए अवेयर करना कि आप उन ज़मीनों का यूज़ कर सकते हो न्यूट्रिशियस फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीफी जो प्लांट्स हैं उनको लगा करके, जिससे कि जितनी भी रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशियस पोषण की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो पूरी की जा सके। तो ऐसे में क्या होगा कि हम आत्मनिर्भरता की तरफ एक कदम और बढ़ा लेंगे कि घर में ही हमें हमारे पोषण के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाएंगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि नया सिस्टम नए तरीके से, और ये चीज़ें पहले होती थी जब घरों के अंदर लोग सब्जियां लगाते थे, और अभी भी गाँव में बहुत जने हैं जो अपनी खुद की जो डेली बेसिस की रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करने के लिए अपने छोटे बाड़े में या कहीं पर भी कोई भी बैकयार्ड है वहाँ पर प्लांटिंग कर लेते हैं वेजिटेबल की, फ्रूट्स की, उनकी। तो उनसे क्या हो जाएगा कि आप एक सस्टेनेबल फूड सिस्टम को डेवलप कर दोगे, और अल्टीमेटली जो माल नरिशमेंट की प्रॉब्लम है हमारे बच्चों में और औरतों में, औरतें एनीमिक होती हैं, बच्चे स्टंटेड या वेस्टेड होते हैं, उनकी प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब ये जो न्यूट्री गार्डन्स है ना, ये अपने आप में एग्जाम्पल तैयार हो सकते हैं ग्लोबली बेस्ट प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए। क्योंकि देखो जब तक डाइट को हम डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे, जैसे हमने कल बहुत पहले आर्टिकल भी डिस्कस किया था, याद हो तो आपको, जिसमें जो राइस फोर्टिफिकेशन का प्रोग्राम है उसको इंप्लीमेंट करने की बात की थी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस टाइम पे 15 अगस्त को, इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे हम अनाउंसमेंट किया था। तो पॉइंट यहां पर यह है कि उस टाइम पर बहुत सारे आर्टिकल्स आए थे कि आप केवल राइस स्टेपल फूड के ऊपर ही फोकस क्यों कर रहे हो, इसके अलावा बहुत सी और भी ऑप्शन है जिन पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। इससे एक फायदा और ये भी निकल के आएगा कि जो फूड कल्टीवेशन होता है, एग्रीकल्चर फूड कल्टीवेशन है, उसको भी बहुत ज़्यादा स्कोप मिलेगा और ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन आ पाएगा। इसके अलावा गाँव में लाइवलीहुड भी जनरेट होगी कि नहीं, खुद की ज़रूरतें खुद पूरा कर रहे हो और एडिशनल हो रहा है तो आप बेच भी सकते हो, पैसा भी कमाया जा सकता है। और साथ में एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ऐसा नहीं कि मोनोक्रॉपिंग को प्रमोट करते जा रहा है, गेहूं चावल 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 बैक टू बैक इन्हीं की खेती हो रही है, जी बिल्कुल नहीं। इसके अलावा अगर आप दूसरी जो वेजिटेबल्स हैं उनको भी अगर आप प्रोड्यूस कर देते हो, और उसके अलावा आप देखो कि अपने खेतों में या गाँव में जो ज़मीनें खाली पड़ी हैं उनको यूज़ किया जा सकता है ईजिली। देखो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज की बात करें तो इनकी फाइनल गाइडलाइंस ऑलरेडी आ चुकी है जनवरी 2021 में। उसमें यही था कि कैसे भी करके पोषण वाटिकास को हमें प्रमोट करना है। और पोषण अभियान देखो शुरू तो 2018 में कर दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें बच्चों में स्टंटिंग, वेस्टिंग, और औरतों में या जो फीमेल्स होती हैं, लड़कियां जो होती हैं, उनमें जो एनीमिक होने का प्रॉब्लम है तो उसको करेक्ट करना। तो पोषण अभियान का सेकंड फेज भी लॉन्च हुआ, और साथ में पोषण वाटिका जो है वो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक प्रोग्राम अक्रॉस द इंडिया पूरे कंट्री में ये टारगेट किया जा रहा है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, पोषण वाटिका जो होंगे उनमें कम्युनिटी मेंबर्स को पार्टिसिपेशन, उनका मेंबर्स का पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना। कम्युनिटी का मतलब हो गया लोकल लोग जो होंगे, गांव के लोग हैं या कोई कॉलोनी के लोग हैं, उन्हीं को कि वो अपने बैकयार्ड में फूड क्रॉप्स को वहाँ पे कल्टीवेट करें। साथ में सस्ते के अंदर और रेगुलर बेसिस के ऊपर अगर उनको फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल अपने खुद के घर के अगर मिलेंगे तो वो कंज्यूम करने में भी बिल्कुल कतराएंगे नहीं। क्योंकि देखो महंगाई की वजह से गरीब को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, और गरीबी इसी की वजह से हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हंगर की। और हंगर की प्रॉब्लम में अगर सॉर्ट आउट नहीं हो पाई तो माल नरिशमेंट की प्रॉब्लम हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। खैर फिलहाल हमारा टारगेट है माल नरिशमेंट, तभी तो पोषण की बात कर रहे हैं हम। तो ऐसे में तो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जो हमारी बॉडीज़ में है या हमारे बच्चों की बॉडीज़ में है तो उनको करेक्ट करना जरूरी है, न्यूट्रिशियस डाइट उनको मिले। और इससे क्या होगा कि लोकल जो कल्टीवेटर्स हैं उनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने का मौका भी मिलेगा। वो फिर इस तरीके से वेट नहीं करेंगे कि हाँ जी कोई मतलब कोई बड़ी स्कीम आएगी, या फिर कोई जैसे अभी कोरोना के टाइम पे कितना बुरा टाइम निकला है, ठीक है। तो इस टाइम पर अगर वो अपने खेतों में ही, अपने बैकयार्ड में कुछ, खेतों का मतलब अपने आसपास में जो छोटा मोटा एरिया है उसी में अगर थोड़ी बहुत एग्रीकल्चरल ये प्रैक्टिसेस कर ले
तो उससे उनकी डिमांड भी पूरी हो जाती है। और ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, सॉरी, जिनसे फ्रूट्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं और वो लंबे समय तक चलते हैं। तो इससे क्या होगा, खाने की ज़रूरतें भी पूरी हो गई, डेवलपमेंट भी हो गया, और साथ में लोगों की जो इकोनॉमिकल रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पूरी की जा सकती है इससे। ठीक है, तो ऐसे में ये वाटिकास जो स्टैब्लिश की जा रही है ये बहुत अच्छी है, जिसमें देखो आंगनवाड़ी सेंटर्स भी हो सकते हैं, पंचायत का एरिया भी हो सकता है, गवर्नमेंट स्कूल में भी बहुत बड़ा एरिया खाली रहता है। ठीक है, या फिर कोई भी ज़मीन जो कम्युनिटी या गवर्नमेंट के अंडर में आती है उसके लोकेलिटी को आप कैसे भी डेवलप करो। और ये गाइडलाइन मैंडेट करती है कि ये जो गार्डन्स हैं ये ज़्यादातर बैकयार्ड में स्टैब्लिश किए जाए, चाहे वो पोल्ट्री के बेसिस पे भी किया जा सकता है। अब देखो, आपको पता है कि चिकन जो होता है उसके अंदर बहुत कुछ न्यूट्रिशनल इंटेक ले सकते हैं। ठीक है, फिशिंग है वो भी एक हेल्दी डाइट है, मतलब जो फिश है वो भी एक हेल्दी डाइट होती है। तो जो कल्चर में जो चीज़ प्रेवलेंट है उसी चीज़ को प्रमोट करो। मान लो कि आप वेजिटेरियन हो तो आप अपने खेतों के अंदर या आप अपने आसपास में जो बाड़ है वहाँ पर सब्जियां लगा लो, फ्रूट्स लगा लो, लीफी प्लांट्स लगा लो, उससे ज़रूरत पूरी हो जाएगी। और दूसरी तरफ अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो इस तरीके से आप पोल्ट्री या फिशिंग के काम ये भी कर सकते हो। तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी और जो दूसरे न्यूट्रिशन है उनकी रिक्वायरमेंट भी इजीली पूरी की जा सकती है। इसके अलावा खाना भी एकदम फ्रेश मिल जाएगा अपने खुद के बैकयार्ड से अगर निकालोगे तो। ठीक है, और इससे क्या हो जाएगा, वुमेन में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनके बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं ना वो लाने बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप देखो, घर के अंदर सबसे लास्ट में खाना कौन खाता है, आपके घर की माँ या आपके घर की बहू या बेटी। तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए कि उनके बिहेवियर में चेंज कैसे आएगा, जब रिसोर्सेज अबंडेंटली अवेलेबल होंगे ना तो अपने आप ही वो डाइटरी बिहेवियर भी चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, आज आप देखो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा स्कीम चलाई जा रही है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट अफेयर, या फिर नरेगा जैसी स्कीम्स बहुत चल रही है। तो क्यों ना इन सारी स्कीम्स को कंबाइन करके न्यूट्रिशन की तरफ ले जाया जाए। अलग अलग पैचेज में अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से जॉब भी क्रिएट हो गई और आराम से काम भी हो गया, तो इसमें रोजगार मिलने की प्रॉब्लम भी नहीं है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रही है राइटर, प्लांटेशन ऑफ मोरिंगा। अगर मोरिंगा की प्लांटेशन कर दी जाए ना, मोरिंगा जिसको हम सेजन भी बोलते हैं या ड्रम स्टिक भी बोलते हैं, अभी ये इंडिया का नेटिव प्लांट है तो इजीली लग सकता है। इसमें देखो बीटा कैरोटीन भी होता है, आयरन भी होता है, विटामिन ए, B2, B6 एंड C5, और साथ में मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स भी है, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट्स भी उसमें होते हैं। इसके अलावा एंटीबैक्टीरियल मतलब कोई भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं होने देगा। इसके अलावा एंटी इन्फ्लामेटरी कि कहीं पे अगर इनर स्वेलिंग है किसी भी ऑर्गन में है तो वहाँ पर भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एंटी कोलेस्ट्रॉल जो भी प्रॉब्लम है हार्ट से रिलेटेड उनको सॉर्ट आउट करने में, और एंटी डायबिटिक और एंटी कैंसर। मतलब आप देखो कि एक इस प्लांट की वजह से कितनी बीमारियों को आप टैकल कर सकते हो मोरिंगा से। तो ये अपने आप में एक बहुत ही गजब ऑप्शन दिखाया जा रहा है। अब देखो, साइंटिफिक रिसर्च प्रॉपरली हो, डेमोन्स्ट्रेट किया जाए वाकई में एविडेंसेस कि हाँ जो गार्डन्स है ना ये वाकई में हेल्पफुल होंगे, और अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक जागरूक नहीं होंगे लोग, जब तक बिहेवियर में चेंज नहीं आएगा, तब तक ये जो प्रॉब्लम है ना जो बच्चों के अंदर और औरतों में हमारे यहाँ पर प्रेवलेंट है वो कम नहीं हो पाएगी। इसके लिए देखो, जो स्कूल यार्ड गार्डन्स हैं इसके लिए हमारे पास में एक एग्जांपल है। यूएसए में इस तरीके का एग्जांपल ऑलरेडी यूज़ किया जा चुका है कि स्कूल के अंदर जो गार्डन बड़े बड़े यार्ड्स हैं वहाँ पर प्लांटिंग ही ऐसे फ्रूट्स के ऐसे प्लांट्स की कर दी जो कि वहाँ पर कंज्यूम किए जा सके। ठीक है, साउथ अफ्रीका है वहाँ पर भी इसी तरीके का प्रोविज़न, नेपाल में भी इसी तरीके के स्कोप पे काम किया जा रहा है कि लोगों को सेंसिटाइज किया जा रहा है, एजुकेट किया जा रहा है कि कैसे हम सस्टेनेबल मैनर में एग्रीकल्चर कर सकते हैं और फूड अवेलेबिलिटी को कंटिन्यू कैसे बनाए रख सकते हैं। ठीक है, MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की बात करें तो उन्होंने भी अपनी तरफ से यही बात कही कि न्यूट्री गार्डन्स को हमें ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत है, जिससे फ्रूट्स और वेजिटेबल का प्रोडक्शन हो। लीफी वेजिटेबल्स हैं जिनमें आयरन कंटेंट अच्छा खासा होता है वो यूज़ किया जा सकता है। फ्रूट ट्रीज की सैपलिंग्स है वो फ्री में दो, जैसे लेमन हो गया, पपाया, गुआवा, मैंगो। तो ओवरऑल बात क्या आ गई कि आप हर एक तरीके से अप्लाई करो, चाहे वो अवेयरनेस वाइज हो, चाहे रिसोर्स अवेलेबिलिटी वाइज हो, हर एक तरीके से इनको हेल्प करो गाँव में, तभी जाकर के हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। अगर साउथ एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो न्यूट्री गार्डन्स है ना ये साइंटिफिकली ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं कि वाकई में डाइटरी डाइवर्सिटी आने से ये न्यूट्री गार्डन अप्लाई होंगे, काम किया जाएगा तो इसका रिजल्ट ये मिलेगा कि वाकई में डाइटरी डाइवर्सिटी आएगी, अपने आप ही खाने के लिए आप फ्रूट्स भी खाओगे, सब्जियां भी खाओगे, तो अल्टीमेटली जो प्रॉब्लम है ना
माल नरिशमेंट की, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स ही अगर प्रॉपर नहीं रहेगा तो हम कैसे प्रोग्रेस कर पाएंगे, कैसे हम एक बड़ी इकोनॉमी बन पाएंगे, कैसे सुपर पावर बन पाएंगे। तो न्यूट्री गार्डन्स एक बहुत ही ऑप्शन शानदार है। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म पैरामीटर्स पे काम किया जा सकता है पोषण वाटिकास खोल करके, यही चीज़ बताई जा रही है राइटर के द्वारा। और फिर लास्ट में राइटर एक चीज़ बोल रही है फाइनली कि देखो प्रूफ इज इन द पडिंग, दैट मीन्स जब खाना बन जाए ना उसके बाद में जो फाइनल जो डाइट होती है वहां पर पता पड़ता है। अब देखो जी, हमने बातें तो बड़ी अच्छी कर दी, पर ये है ना पोषण वाटिका प्रोग्राम अच्छे से इंप्लीमेंट हो तब जाकर के रिजल्ट मिलेगा। तो यही चीज़ यहाँ पर राइटर के द्वारा मेन हाईलाइट की जा रही है। इसके अलावा हमें रिक्वायरमेंट किस चीज़ की होगी कि आप सप्लाई करो सीड्स की, इनपुट रिक्वायरमेंट जैसे कि मान लो कोई फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट है, कोई जो वीडीसाइड है, पेस्टिसाइड है, उनकी रिक्वायरमेंट है, या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कि हमने आप बात की कम्युनिटी वाले, पंचायत वाले, या फिर जो आंगनवाड़ी में जो काम करते हैं वो लोग, उनके बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तब जाकर के प्रॉपरली न्यूट्री गार्डन्स भी स्टैब्लिश होंगे और उन पर काम भी होगा। ये एक अपॉर्चुनिटी है पोषण वाटिकास को स्टैब्लिश करके, हम एक कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं, न्यूट्री पॉलिसी तैयार हो जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास में जो एक होता है ना कि रोजगार की जो कमी है वो भी हम कंपनसेट कर पाएंगे, रोजगार भी तैयार हो जाएंगे, ज़रूरतें भी पूरी हो जाएंगी, यही चीज़ है। और मैसेज डिसएमिनेट होना चाहिए कि हाँ वाकई में डाइट को डाइवर्सिफाई करते हैं तो बीमारियां नहीं आती हैं, शरीर हेल्दी रहता है, तभी जाकर के हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव कर पाएंगे। तो अब आपके लिए टास्क है, एक तो पोषण अभियान को अच्छे से पढ़ोगे, और दूसरी चीज़ आप यहाँ पर देखने वाले हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन कौन से हैं, ध्यान से पढ़ लेना इनको रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कोर्ट इज वॉचिंग। देखो सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे को बोल दिया है सीधा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा कि आप एक कमेटी अपॉइंट कर दो, पता कर लो कि वाकई में ये पेगासस स्पाईवेयर वाला जो मुद्दा है वो कैसे हाईलाइट हो रहा है और क्या वजह है इसके पीछे। क्या वाकई में आपने लोगों को स्पाई किया है, स्नूपिंग किया अगेंस्ट में किसी के, कोई पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट, जो भी ये ब्लेम क्लेम लग रहे हैं यहाँ पर, तो लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिनाई किया गया। तो अल्टीमेटली अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम खुद से हमारा एक्सपर्ट पैनल अपॉइंट कर देंगे और वो फिर सारी चीज़ों पर काम करके आएगा। अब आपको पता ही है पावर सेपरेशन की हम बात करते हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, जिसका मेंशन है जो डीपीएसपीज है उसमें आर्टिकल 50 में, ठीक है, पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बोला बहुत ही वाइटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट और वेलकमिंग कदम है, अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट ये पैनल अपॉइंट करेगा तो देखो क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल नहीं आएगा। वजह कि गवर्नमेंट अगर कोई पैनल कॉन्स्टिट्यूट करती तो उसको वाकई में उस पैनल की फाइंडिंग्स में मैनिपुलेशन के स्कोप पूरे थे, पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अगर पैनल कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है ना, दैट मीन्स यहाँ पर बायसनेस नहीं दिखेगी। और जो राइट टू प्रिवेसी है सिटीजन्स का आर्टिकल 21 में, जो पुट्टा स्वामी केस 2017 में आ चुका है, तो ऐसे में इस राइट टू प्रिवेसी को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल जो है ना वो ये कि एनएसओ ग्रुप जिसने ये स्पाईवेयर तैयार किया, जिसका नाम है पेगासस, अब ये जो पेगासस वाला मुद्दा है इसको लेकर के जब एनएसओ से क्वेश्चन किए गए कि जी आपका ये स्पाईवेयर यूज हुआ है तो ऐसे में आपने क्या अनएथिकल लोगों को भी पकड़ा दिया, तो इनका जवाब यही था कि हम अगर सप्लाई कर रहे हैं ना स्पाईवेयर का तो वो केवल और केवल सोवरेन गवर्नमेंट एजेंसीज को ही दे रहे हैं, किसी और को नहीं। तो यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा तो ये आ गया कि जब सोवरेन गवर्नमेंट एजेंसीज को ही दिया जा रहा है ये स्पाईवेयर, तो आप एक चीज़ बताओ कि अभी ये जो अलग अलग पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, इनकी लिबर्टीज़ को जो कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात की गई है, इनके जो डिवाइसेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, ये हैक कैसे हुए फिर? इसका मतलब गवर्नमेंट स्नूपिंग करवा रही है उनके खिलाफ में। तो देखो गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से जवाब दिया नहीं है प्रॉपर, पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से ये कदम ले लिया है, ठीक है। अब ये पेगासस वाला मुद्दा सॉर्ट आउट नहीं होने के चक्कर में आपको पता ही है मॉनसून सेशन ऑलरेडी पार्लियामेंट का बिगड़ चुका था, तो ये सही दिशा में सही कदम है, इसी चीज़ को बताया जा रहा है एडिटर के द्वारा। मेन जो पॉइंट था वो यही था, ठीक है। और बाकी जो पर्सनल फ्रीडम है उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा ये आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि हमने क्यों पैनल कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया, कि अगर हम बताएंगे या फिर पूरी डिटेल बता देंगे तो जो भी कल्प्रिट्स हैं या फिर जो भी टेररिस्ट हैं बोलो वो अलर्ट हो जाएंगे, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, इसलिए हम पूरी डिटेल नहीं दे सकते। पर सवाल ये है कि एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि हमने ये स्पाईवेयर यूज़ नहीं किया, दूसरी तरफ नेशनल सिक्योरिटी का हवाला दिया जाता है। फिर आप एक चीज़ बताओ कि जब आपने यूज़ नहीं किया, नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो आप ये तो इन्वेस्टिगेट करना ही चाहिए ना गवर्नमेंट को कि वाकई में ये इन्वेस्टिगेशन फिर किया किसने, किस एजेंसी ने किया है। इसका मतलब नेशनल सिक्योरिटी अंडर थ्रेट ऑलरेडी है,
तो यहाँ पे डाउट आता है फिर गवर्नमेंट के स्टैंड के ऊपर। ठीक है, तो ये बात है, इंस्टीट्यूशन की ऑटोनॉमी मेंटेन रहनी चाहिए। डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स है, तीनों पिलर एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करता है और उसी लाइन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट कंटिन्यू कर रहा है। तो सवाल यह है कि अब ये पैनल क्या आउटकम के साथ में आता है, इंतजार करना होगा हमें इसके लिए। ठीक है, तो ये मुद्दा कुछ था, इसके लिए समरी लेना जरूरी था, देख लिया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, द वेजेस ऑफ डिदरिंग, दैट मीन्स डिदरिंग का मतलब होता है हेजिटेशन, कि किस तरीके से हमने कितनी मुश्किलों का सामना किया है क्योंकि हम हिचकिचाते रहे। राजा मेनन के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। देखो अभी आपको पता है AUK US करके ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन हुआ है जो कि मेनली टारगेट करेगा चाइना के अगेंस्ट में। ये अपने आप में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो कदम उठाए गए ना, ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर एक तमाचा है, क्योंकि हमारे यहां पर जो पॉलिसी चलती है वो दोनों घोड़ों को एक साथ टैकल करने की चलती है, जिसमें एक तरफ USA है तो एक तरफ चाइना। अब ये दोनों घोड़े ना तो हमसे हमारे लिए पूरे कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं, ना हमारे बिल्कुल अगेंस्ट में जा रहे हैं। तो ऐसे में ये बात तो ठीक है कि हमारे यहां पर डर, एक कहता है ना कि हाँ अटैक तो नहीं करेगा चाइना, पर वही चीज है, डर तो मन में है ना। तो इसके लिए अभी ऑस्ट्रेलिया ने जो कदम उठाए हैं उसके पीछे USA ने बहुत बार आर्ग्यूमेंट दिए हैं, क्योंकि इंडिया ने बहुत कोशिशें की हैं कि आपके पास में सोफिस्टिकेटेड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, वो हमें सप्लाई कर दो। तो USA एक ही चीज़ बोलता है, बोला आप अलाई कंट्री नहीं हो इसलिए क्योंकि हमने NAM ज्वाइन किया हुआ था। खैर वो सिचुएशन अलग थी, हम इस सिचुएशन को अभी कंपेयर नहीं कर सकते। पॉइंट इतना सा निकल के आ रहा है यहाँ पे कि यहाँ पर राइटर का क्या ओपिनियन है वो जानना हमारे लिए ज़रूरी है। US की न्यूक्लियर सबमरीन सब ऑस्ट्रेलिया को मिल जाएंगे ना, तो आप ये मान के चलो कि जब कभी भी चाइना अगर साउथ चाइना सी में कोई अड़ंगे लगाने की कोशिश करेगा तो इंडोनेशियन स्ट्रेट से होता हुआ ये जो सबमरीन है बहुत स्पीड से चलती हैं और वो वहाँ पर पहुँच करके और चाइना के डोर स्टेप पे, घर पे, दरवाजे पे जा करके और गेट खटखटा सकती हैं। इतनी पावर अब ऑस्ट्रेलिया के पास में आ जाएगी। वजह क्या है? क्योंकि देखो ऑस्ट्रेलिया और चाइना के जितने रिश्ते अभी बिगड़े हैं ना, उतने शायद ही किन्हीं कंट्रीज़ के बिगड़े होंगे। US का तो ऑलरेडी चल ही रहा था, पर ऑस्ट्रेलिया का भी बिगड़ चुका है। वजह, चाइना लगातार अपनी डोमिनेंस क्रिएट करना चाह रहा था ईस्टर्न वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में, वेस्टर्न एंड सदर्न पैसिफिक, दैट मीन्स ऑस्ट्रेलिया के नियर बाय जो भी आइलैंड कंट्रीज है वहाँ पर। तो ये जो फ्रेंडशिप का जो मुद्दा है ना, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने अपनी तरफ से USA और UK के साथ में मिलकर के और ये जो टारगेट था वो अचीव किया है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये न्यूक्लियर सबमरीन्स। आज अगर हम देखें दिल्ली की तरफ से हमारे पास में लगभग 12.5 लाख इंडियन आर्मी पर्सनल्स हैं, जबकि PLA के अंदर लगभग 9,75,000 के लगभग है। ओके, तो ऐसे में हम एक तरफ तो हमारी मैन पावर की तरफ देखें और दूसरी तरफ आप यहां पर देखो कि 9,75,000 ही है PLA के पास में। पर ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चाइना के पास में जितना फेवर करता है ना हिमालय, जितना इंडिया की तरफ नहीं करता है, क्योंकि वहां पर आप देखो प्लेट्यू एरिया है, तिब्बत एरिया है, तो वहां पर क्या है, लगभग अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप बहुत गजब तरीके से कर लिया, जबकि हमारी तरफ टेरेन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर हम तैयार नहीं कर सकते। तो ये बात हो गई आर्मी की। पर यहां पर राइटर ये बोल रहे हैं कि यहां पर आर्मी वाले केस के अंदर तो आप तो सेकेंडरी हो गए चाइना के सामने, प्राइमरी में मेन लीड तो वो करेगा क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर है, ज्योग्राफी उनको फेवर कर रही है। तो हमारे पास में ऐसी क्या ऑप्शन है जिसके चलते हम चाइना को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं? तो उसके लिए बोला जा रहा है, बोला नेवी ही एक ऐसा ऑप्शन बचता है जिसके बेसिस पे हम चाइना को पनिश कर सकते हैं अगर चाइना कोई भी कदम उठाए तो। आज न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पास तो हो गई, पर हमारे पास में नहीं है, क्योंकि चाइना अगर एग्रेशन दिखाएगा तो ऑस्ट्रेलिया इसीलिए रेडी हो रहा है। जबकि आज इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 1.3 बिलियन, GDP हम $5 ट्रिलियन की बनाने जा रहे हैं, पर हमारे पास में इतनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी बेसिस पे जो सबमरीन्स है वो अवेलेबल नहीं है। ऑस्ट्रेलियन न्यूक्लियर सबमरीन्स की बात करें तो वो साउथ चाइना सी में कुछ घंटों के अंदर अंदर भी पहुंचने की कैपेबिलिटीज डेवलप कर लेंगी वो। तो पॉइंट क्या आ जाता है कि अगर चाइना हमें परेशान करे तो हमारे पास में क्या है, तो नेवी को हमें स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। फिर आगे राइटर बोल रहे हैं PMO की बात कर लो या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की बात कर लो, दोनों की तरफ से सपोर्ट प्रॉपर नहीं मिलता है इंडियन नेवी को, और इसी वजह से कहीं ना कहीं हम टेक्नोलॉजी की जब डिमांड करते हैं ना, USA के सामने जाकर के नेगोशिएशन भी किए जाते हैं। जो वेटरन्स हैं नेवी के जो पुराने लोग हैं, उन्होंने बहुत कोशिशें की है USA में जाकर के बातचीत करने की कि हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करो। तो एक तो क्या हो जाता है कि एक तो इंडिया नॉन अलाइंड स्टेट है, क्योंकि आपको पता ही है कि इंडिया 100% किसी एक कंट्री की झोली में जाके नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट एक ही है कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। खैर राइटर एक अलग बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं कि हमें चाइना को कैसे कंटेन करने की ज़रूरत है। इसके अलावा
जो हाईली एनरिच यूरेनियम बेसिस जो रिक्वायरमेंट्स है ना, वो पूरी कब की जा सकती है? वो तभी की जा सकती है जब यूएसए को पूरा कॉन्फिडेंस हो इंडिया पे। अब इंडिया क्या करता है? बैलेंसिंग का काम करता है, तो इसका नुकसान भी है। देखो जी, हर कदम के कुछ नुकसान कुछ फायदे हैं, ठीक है। आज क्वेड ग्रुप के मेंबर हैं 4 कंट्रीज, पर क्वेड को सही तरीके से इंडिया ने यूटिलाइज नहीं किया यूएसए के साथ में इन लेटेस्ट सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज को एक्वायर करने में। इसके अलावा इंडियन नेवी को जितना कुछ भी पैसा मिलना चाहिए उसके कंपैरिजन में बहुत कम अलोकेशन होता है जीडीपी के, अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें। ऑस्ट्रेलिया में लगभग पॉपुलेशन देखोगे ना तो 2.5 करोड़ के लगभग पॉपुलेशन ही है, ज़्यादा नहीं है, और वहाँ की जीडीपी भी ज़्यादा नहीं है, लगभग 1.4 ट्रिलियन ही है, पर वो भी आज बीजिंग को सीधा टारगेट कर सकता है। बीजिंग अगर कोई भी एग्रेशन दिखाए तो वहाँ पर उसको चैलेंज करने में पीछे नहीं है। तो राइटर एक तो ये बोलना चाह रहे हैं। इसके अलावा ये कि हमारे यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी की बात आती है तो ये पूछा जाए कि फॉरेन पॉलिसी बनाता कौन है? तो एक तरफ तो हम बोलते हैं कि हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, पर दूसरी तरफ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है ना, उसकी जब तक मोहर नहीं लगती तब तक वो फॉरेन पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं होती। तो ऐसे में ये 2 एंटिटीज़ के चलते क्या हो जाता है? खींचतान चली रहती है, ब्लेम गेम चलता रहता है और रिजल्ट कुछ निकलता नहीं है। तो बोला एक तो इंटीग्रेटेड मैनर में काम होना प्रॉपरली ज़रूरी है, राइट। आज अगर यूएसए की हेजेमनी की बात करें तो उसको चैलेंज कौन कर रहा है? ये बीजिंग ही कर रहा है, उसके अलावा और तो कौन है? इसकी रशिया है, वो ठीक है बीजिंग के साथ में ही लगा हुआ है, पर इसके हिसाब से अगर दूसरी तरफ देखें तो राइटर यहाँ पर हो सकता है कि आप इस चीज़ से बिल्कुल भी एग्री ना करें, वो ये कि बीजिंग के साथ में अभी रिलेशन पाकिस्तान के भी अच्छे हैं, और आज पाकिस्तान की नेवी और एयरफोर्स को देखो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है। ग्वादर जो कि पाकिस्तान में पोर्ट डेवलप हुआ, जिबूती जो कि ईस्टर्न अफ्रीकन हॉर्न ऑफ अफ्रीका का कंट्री है। आप कमेंट बॉक्स में बताओ हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, क्वेश्चन बन सकता है ये ज्योग्राफी का, राइट। तो ऐसे में ग्वादर और जिबूती में जो डिप्लॉयमेंट है चाइनीज ट्रूप्स का, और साथ में जो पाकिस्तान के डिप्लॉयमेंट है उनको स्ट्रेंथन करने का, और तालिबान में भी लगातार तालिबान का जो रिजीम अभी चल रहा है अफगानिस्तान में, उसमें भी चाइना का अच्छा खासा से है। तो पॉइंट यहाँ पर यही आ रहा है कि हम भी तो क्वाड में इन्वॉल्व है ना, क्यों नहीं यूज़ कर पा रहे हैं उस चीज़ के लिए। इसके अलावा आज अगर देखें तो यूएसए को चैलेंज चाइना कर रहा है। अब एक तरफ तो हम हिमालयाज में कॉन्फ्रंट करते हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास में इंडियन ओशन में भी, आज इंडियन ओशन वर्ल्ड का इकलौता ओशन जिसका नाम एक कंट्री के नाम पे है। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है उसकी सबसे ज़्यादा डोमिनेंस है एंशिएंट टाइम से, अगर अभी तक देखी जाए तो वही मुद्दा यहाँ पर आ गया कि यहाँ पर अगर चाइना हमारे सामने कहीं पर भी हिमालयाज में प्रॉब्लम क्रिएट करे तो हमारे पास में नेवी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए जिसकी वजह से चाइनीज़ नेवी टेंशन में आ जाए। क्योंकि आप देखोगे मलक्का स्ट्रेट से होता हुआ जो भी अब ये इंटरनेशनल लेन ऑफ कम्युनिकेशन है, और यहाँ इंडियन ओशन से होती हुई बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज जाती रहती हैं चाइना के अंदर, जैसे कि तेल की रिक्वायरमेंट है, क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी, या फिर जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है चाइना, वो सारी चीज़ें, ठीक है, चाहे यूरोप को करे चाहे किसी को भी करे। तो सवाल ये आ जाता है कि वहाँ पर अगर नेवी स्ट्रांग हो जाएगी तो चाइना की एग्रेशन को हम 2 मिनट में न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो इसके लिए हमें नेवी को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है। बार बार बस वही चीज़ रिपीट हो रही है आगे से आगे, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर देखो ये आर्टिकल है द टॉर्मेंट ऑफ एस्पिरेशन, और ये दूसरा आर्टिकल है दैट इज द यूनिकॉर्न स्टैम्पेड। ये दोनों आर्टिकल्स में आप एक बार खुद नज़र डालोगे क्योंकि वो तो नीट से रिलेटेड है। नीट वाला तो हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों स्क्रैप करना चाहिए, स्क्रैपिंग की तरफ ही ये प्रोविज़न अपनी तरफ से पुश कर रहे हैं। इसमें एक तो ये बता रहे हैं कि फैमिली में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि बच्चे को शुरुआत से ही बताते बेटा तेरे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या फिर तो फेल हो जाएगा। 3 चीज़ों में से कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है। दूसरी तरफ एजुकेशन सिस्टम की बात भी करें तो कोचिंग क्लासेस का मुद्दा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और इसके अलावा जो स्टेम करिकुलम है दैट मीन्स साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, बोलो उस करिकुलम को अगर हम देखें तो वहाँ पर दूसरी जो एप्टीट्यूड रिक्वायरमेंट्स है, जैसे आज आप में से बहुत सारे इंजीनियर्स होंगे, वो पढ़ते हैं तो उनको पता पड़ता है कि वाकई में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है ये ज़माना, है ना। तो वो और जो स्ट्रीम्स हैं उनको भी हमें अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है। दैट मीन्स हमें और ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है। इनके अलावा भी जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स है, इसके अलावा भी बहुत सारे ह्यूमैनिटीज़ में भी बहुत सारा सेगमेंट है, कॉमर्स फील्ड भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, इनमें भी हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस क्रिएट करने की चाहिए। तो मतलब क्या हो गया, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना उसको इसी तरीके से टैकल करो। एक ये बताते हैं कि एजुकेशन के लिए जो फंडिंग होनी चाहिए, जीडीपी का जितना हिस्सा होना चाहिए, वो हिस्सा अलोकेट ही नहीं होता है एजुकेशन के लिए अगर बात की जाए तो। एक ये बताया जा रहा है कि जो गाँव में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस होता है, ये हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं।
तो ऐसे में क्या किया जाए कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जो भी हैं गाँव के अंदर, जहाँ पर लोअर या बैकवर्ड क्लासेस के जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, तो उन लोगों को वहाँ पर सस्ते में एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करनी चाहिए। एक कमेंट भी आया था ऑलरेडी। इसके अलावा कि नेशनल लेवल पे आपने जो एक कंबाइंड एजुकेशन नीट तैयार कर दी है, वहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा वो ये है कि आपने ये कहा कि एक बार में एक एग्ज़ाम लग जाएगा तो बच्चे को बार बार एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। पर इसके काउंटर को भी तो समझो कि स्टेट्स अगर अपने लेवल पे बार बार एग्जाम्स अगर करवाते हैं तो उनको ऑप्शन बच्चों को ये भी तो मिलता है ना कि जितनी बार वो एग्जाम देंगे जितनी अपॉर्चुनिटी। अब यहां पर एक बार एक साल के अंदर एक एग्जाम अगर नीट का लग गया और उसमें बच्चा फेल हो गया तो उसको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी? और वहीं पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से एक एग्जाम कंडक्ट कराए, स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से कंडक्ट कराए, तो उस केस के अंदर स्टेट्स अपने हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही हायर एजुकेशन में बच्चों को एडमिशन दे सकते हैं। एक ये बोल रहे हैं राइटर, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों को बार बार रिपीट किया जा रहा है, ठीक है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो दूसरा है ना, द यूनिकॉर्न स्टैम्पेड, इसमें देखो सिंपल सा यही है कि चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने, अभी हमने देखा ना एजुटेक जो कंपनीज हैं इनके आईपीओस लॉन्च नहीं होने दे रहे, और टेक्निकल जो कंपनीज हैं उनको कर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन जो अलीबाबा वर्ल्ड के टॉप लीडर्स में से एक माना जाता है बंदा, उस बंदे को भी आप देखो कि एकदम से गायब ही कर दिया था। क्यों? क्योंकि उसने ये कह दिया था कि भाई चाइना की जो सरकार जो पॉलिसी क्रिएट कर रही है वो बोले नुकसानदायक होगी। इतने में तो गायब हो गया था वो 10-15 दिन के लिए। फिर आप देखो कि अभी चाइना में जिस तरीके का माहौल बना हुआ, उससे जो भी इन्वेस्टर्स हैं ना बड़े बड़े, वो इन्वेस्टर्स पैसा निकाल रहे हैं और वो पैसा निकाल करके इंडिया में ला रहे हैं। तो इंडिया के लिए तो देखो फेवरेबल कंडीशन बन रही है। और अभी 2021 की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर यूनिकॉर्न कंपनीज, दैट मीन्स जिनकी वेल्थ जो है वो $1 बिलियन से ज़्यादा हो, ऐसी कंपनियां इंडिया में नई जो खुलने वाली हैं वो सबसे ज़्यादा इंडिया में है। और रही सही में अब चाइना है, वहाँ से इन्वेस्टमेंट विड्रॉ हो रहा है। तो ये इंडिया के लिए तो अच्छा है, पर इसके सामने इंडिया को एक चैलेंज भी बता रहे हैं राइटर। वो चैलेंज सीधा सीधा क्या है कि देखो जी, पैसा आ जाएगा इंडिया में, टेक्निकल स्टार्टअप्स हैं उनके अंदर इन्वेस्ट भी कर देंगे, पर इसका नुकसान दूसरा कंट्री उठा रहा है। दैट मीन्स चाइना में से तो इन्वेस्टमेंट निकल रहा है और इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो वो तो चलो ठीक है कि इंडिया के इंटरेस्ट के लिए है, पर हमें यहाँ पर एक लंबी सांस लेकर के कुछ सवालों के जवाब ढूंढने जरूरी है। नंबर 1, क्या हमारे पास में पेशेंट कैपिटल है, इतना कैपिटल अवेलेबल है जिसके बेसिस पे कि हम भी इन्वेस्ट करें और इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करे? क्योंकि जब तक आप अपनी तरफ से पुश नहीं दिखाओगे तब तक कोई दूसरा आपके साथ में आकर के लगे और फिर कोई बड़ा धंधा करे नहीं होगा। तो एक तो हमारे पास में कैपिटल रिक्वायरमेंट, दूसरा क्या स्किल्ड टैलेंट रिक्वायर्ड है, जितना रिक्वायर्ड है टैलेंट, जितना एक पर्सनल के पास में स्किल होनी चाहिए, कौशल होना चाहिए, वो है वो प्रोवाइड करना। इसके अलावा अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज हमें यहाँ पर डेवलप करनी होगी, तब जा करके हमारी जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होंगी और ये इन्वेस्टमेंट है ना वो सस्टेनेबल होगा। नहीं तो क्या करेंगे, ये बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि टाइगर इन्वेस्टर की बात की जा रही है यहाँ पर, जो कि यूएसए का इन्वेस्टर है, तो वो अगर इंडिया में आके इन्वेस्ट करेगा तो वो लंबे समय तक कब टिकेगा? जब ये पूरी चीज़ें उनको यहाँ पर मिलेंगी। अगर इनमें से एक भी चीज़ कम रहती है तो वो फिर विड्रॉ कर जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा कि कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करता है इंडिया में, तो इन्वेस्टमेंट को अगर विड्रॉ करना चाहे तो क्या आपके पास में एग्जिट पॉलिसी इतनी अच्छी है जिससे कि वो चाहे जब अपने विड्रॉल कर सके अपने इन्वेस्टमेंट को? तो ये जो बबल क्रिएट हो रहा है ना चाइना के कंपैरिजन में इंडिया में, तो वो लोग बबल को देख करके कोई इन्वेस्ट करेगा ये चांसेस बहुत कम है, और अगर कर भी देगा तो वो नुकसान में ही जाएगा। और अगर 1-2 बड़े इन्वेस्टर्स नुकसान में चले गए तो आप सपने ही लेते रह जाओगे कि यूनिकॉर्न्स जो हैं वो इंडिया के अंदर लंबे समय तक चलेंगे, इंडिया एक प्रोग्रेसिव मैनर में राइज कर पाएगा अपनी इकोनॉमी को। तो ये प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है। अच्छा आर्टिकल था, समरी लेनी ज़रूरी थी, वो हमने ले ली, ठीक है। न्यूज़पेपर आपको मिल ही जाएगा, देख लेना आप खुद से। बाकी और कोई आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ भी चाहिए हो, और शाम का वीडियो है वो अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो वो कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।